have some honest talks with you, like literally honest, really honest. I want to reveal some truths, जैसे क्यों इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आज क्यों है. देखो, आफ्टर मेंटोरिंग, आफ्टर काउंसलिंग सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर सो मेनी ईयर्स ना, सो मेनी क्या 2 साल हुए हैं, बट इन 2 साल में इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ ना कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ आपकी हैं. और अगर ये प्रॉब्लम्स दूसरे फेस नहीं कर रहे, इसलिए वो एग्ज़ाम क्लियर कर जा रहे हैं, जबकि आप वहीं पे स्टक हो जा रहे हो. बट मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज लाई हैं, और आपकी पूरी डिफेंस प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपके साथ रही हूँ मैं, राइट. बट ये सब कब चीज़ें हो पा रही हैं? आफ्टर हैविंग सम वेरी गुड एंड सम वेरी बैड एक्सपीरियंसेस, राइट. तो आई थिंक ये एक्सपीरियंस भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है. तब आपको पता चलेगा जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, दैट इज नॉट एक्चुअली योर्स. वो कहीं ना कहीं हर एक डिफेंस एस्पायरेंट की सेम प्रॉब्लम है, विद डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड डिफरेंट फोकस. ऑफ कोर्स हर किसी की इंडिविजुअल लाइफ अलग होती है, ठीक है. तो लेट अस बिगिन. पूरा अच्छे से सुनना, यू विल फील कि यस यार, दिस इज माई प्रॉब्लम एज वेल, ठीक है. देन यूल गेट टू नो कि यस, इन सारी चीज़ों को लेकर भी हाउ इट इज पॉसिबल to clear AFCAT and CDS both the exams together. AFCAT and CDS जिसको 2 अलग पहलू माना जाता है डिफेंस के वर्ल्ड में, है ना. सिलेबस थोड़ा सा अलग, मार्किंग सिस्टम अलग, डिफिकल्टी लेवल अलग, सीजन्स अलग एग्जाम कंडक्ट होने के, है ना. तो या ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? क्लास 10 से. आई वॉज इन क्लास 10 एंड लिटरली आई हैड नो विजन, स्पेशली फॉर करियर, कि क्या करना है आगे. Fortunately, I got very good marks in class 10th, लेकिन बस 10th तक. तो सब लोग was like she will be a science student, she will be a science student, और साइंस स्टूडेंट को बहुत भाव भी मिलता था स्कूल में, तो ऑब्वियसली आई बिकेम अ साइंस स्टूडेंट. लेकिन वो ब्रेव वाला फैक्टर मुझ में और ज़्यादा आ गया, क्योंकि तब भाव मिल रहा था. आई टुक बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, है ना. इतनी सारी डिफिकल्टीज जितनी आती है ना, मैंने सारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी फ्रॉम क्लास 11th एंड 12th. देन माई स्कोर डिप्ड, है ना. आई बिकेम अ स्टूडेंट हु कुड स्कोर between 60% to 70%. Yes, I became an average student in class 11th and 12th. And obviously 12th के बाद जो सपना बन गया था, I could not achieve that. Yeah, very sad story. जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ लो स्कोर इन क्लास 12th ऑब्वियसली. तो आई लैंडेड अप इन नॉर्मल कॉलेज जो हमारे सिटी में एडमिशन दिला देता है, उसी में. तो आई गॉट वेरी स्टक देयर कि ऐसे कैसे, नाउ आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, है ना, टू माई पेरेंट्स, टू माई टीचर्स, टू माई रिलेटिव्स, टू माई फ्रेंड्स. तो आई गॉट वेरी सीरियस. मैंने सोचा कोई बात नहीं, जिस चीज़ में एडमिशन लिया है, जो ग्रेजुएशन अभी मैं कर रही हूँ, उसी में बहुत बेहतर परफॉर्म करना है, ठीक है. एवरीथिंग वॉज गुड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. आई लिटरली यूज टू सबमिट माई मार्क्स टू माई पेरेंट्स, यू नो, कि पापा इस बार इतने अच्छे मार्क्स आए, इतने परसेंटेज आया है, ये रैंक किया है, आई स्टूड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि नाउ शी इज परफॉर्मिंग रियली वेल. माई टीचर्स वर सो प्राउड ऑफ मी. फ्रेंड्स भी मेरी बहुत हेल्प लिया करते थे बिकॉज आई वाज स्कोरिंग गुड, है ना. तो तब डिफेंस वॉज नोवेयर, कोई विजन नहीं था डिफेंस का. ये विजन आया थर्ड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन में. आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट एफकैट एग्जाम, अबाउट सीरियस एग्जाम, कि ये एंट्रीज होती है ना. लिटरली इन द थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आई गॉट टू नो ये कुछ एंट्रीज होती हैं जिससे आप डिफेंस में एंटर कर सकते हो. बस फिर क्या था, आई थॉट कि इसी में जाना है, दिस इज माई विजन. क्या एलिजिबिलिटी है? यू नीड टू बी ग्रेजुएट, है ना. 60% सारी मैंने क्वालिफिकेशन देख ली, 60% वॉज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू एफकैट एंड सीडीएस एग्जाम्स, ठीक है. 60% आई स्कोर. लिटरली आई लेफ्ट माई ग्रेजुएशन स्टडीज देयर बहुत हद तक, एंड बिल्कुल डिप डाउन कर दिया कहाँ पे, डिफेंस स्टडीज पे. एंड माइंड यू, आई डाउनलोडेड CDS का पेपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि देखते हैं कैसा इसमें आता है.
ठीक है। एंड फॉर्चुनेटली पहला जो पेपर मैंने डाउनलोड किया था, दैट वाज बैक टू बैक 5 to 6 क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, एंड आई वाज फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, तो आई वाज आई वाज वेरी इजीली सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और सारे आते हैं मुझे, सीडीएस का पेपर तो बहुत आसान होता है, तो मैंने बंद कर दिया। वापस 15 डेज बाद दूसरा पेपर उठाया, डाउनलोड किया। आई वॉज नॉट दैट लकी कि वापस से बायोलॉजी सेक्शन ही सबसे पहले आए। उस पेपर में सबसे पहले करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स एंड देन पॉलिटी एंड देन इकोनॉमिक्स एंड देन ज्योग्राफी, और मैं पूरी डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये सारे सब्जेक्ट्स 10th क्लास में पढ़े थे एंड आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट up to date, updated with the current affairs. Mind you, I could not solve a single question from all these sections. 120 में से I guess I could solve only 10 questions, वो भी बहुत मुश्किल से। I was dejected, I was very sad कि कैसे होगी तैयारी। I thought कि 10th लेवल तक तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 10th में I got very good marks, तो मुझे आ जाना चाहिए। But no, there I landed up with a conclusion कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स जो हमारे स्कूल में हुआ करते थे एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द डिफेंस सेक्टर स्पेशली आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स। इसकी तैयारी अलग, उसकी तैयारी अलग होती है, राइट? उसमें हम 5 मार्क्स स्कोर करने के लिए कोई भी कहानी बनाते हैं, बट हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए टू क्लियर द सीडीएस एंड द एफकैट एग्जाम्स, है ना? तो शुरू कर दी, और दैट वाज द ईरा व्हेन इंटरनेट ने वो एक्सपोजर नहीं दिया था, जियो वाज नॉट देयर टू प्ले द गेम। तो सिर्फ गूगल आउट किया था व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसमें लिखा हुआ था NCERTs, GC लियोंग, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, सम बुक, देयर आर सम बुक्स जो आपको गो थ्रू करनी है। लिटरली आई स्टार्टेड विद द NCERTs। 1 महीने में मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स थे, बट इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल दोज I started reading all the NCERTs right from class 6 की हिस्ट्री से। उसको I was continuously reading it out, क्योंकि I was very dejected कि CDS के पेपर में मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। How damn is that possible, है ना? I was going through different question papers की हो सकता है ये पेपर डिफिकल्ट आ गया हो, बाकी सारे पेपर डिफिकल्ट ना हो, बट उसके बाद तो सारे ही पेपर डिफिकल्ट लगने लग गए थे। आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। सेकेंडरी और क्या चल रहा था, माई मार्क्स इन ग्रेजुएशन वॉज गोइंग डाउन, ग्राफ कंटिन्यूसली नीचे हो रहा था। माई टीचर्स वर अपसेट एट मी, उनको लग रहा था मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ, वाई एम आई नॉट स्टडिंग। वो अलग काउंसलिंग ले रहे थे, मेरे है ना, पेरेंट्स अलग काउंसलिंग ले रहे थे कि तुझे क्या हो गया है, तू पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं दे रही, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, ये सारी चीज़ें ग्रेजुएशन के बाद कर लेना, इसमें स्कोर नहीं किया तो योर करियर विल बी फिनिश्ड, ग्रेजुएशन बार बार नहीं होता, है ना? तो कितनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। ये सब आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना, कि किसी की जॉब्स होती होंगी, किसी की कॉलेजेस होंगे, किसी के फैमिली कमिटमेंट्स होंगे, उसके बीच ये सारी प्रिपरेशन चल रही है। आई वॉज द सेम, डूइंग द सेम, और खुद को भी बुरा लग रहा है जब मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स को थर्ड ईयर के रिजल्ट्स के साथ। आई एम फीलिंग सैड। जो स्टूडेंट्स मुझसे लो स्कोर किया करते थे आज मुझसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे भी अभी डिफेंस की प्रिपरेशन शुरू हुई है, तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। लाइक आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड कुछ रिटर्न दिख नहीं रहा है। बट या आई वॉज कंसिस्टेंट एट दैट टाइम कि येस, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आई गेट द रिटर्न्स। तो ये चीज़ें कंटिन्यूड रही। वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, ग्रेजुएशन खत्म हुआ। सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास गॉट प्लेसमेंट, कहीं ना कहीं उनकी जॉब लग गई, दे आर अर्निंग नाउ, एंड आई एम हियर जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, राइट? अभी भी तैयारी कर रहे हैं। आई टुक अ मेडिकल लीव ऑफ अ मंथ टू अपियर फॉर माई नेक्स्ट एग्जाम, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए थी, राइट? आई टुक अ मेडिकल लीव, जिसकी वजह से लो अटेंडेंस हो गई मेरी। लो अटेंडेंस की वजह से उन्होंने मेरा नाम एब्सेंटी बैच में डाल दिया। तो मुझे बस पासिंग मार्क्स ग्रेजुएशन में उसमें दे दिए गए उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में,
दिस वॉज अगेन अ डिजेक्टिंग मोमेंट यू कैन से, है ना. ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लो फेजेस चल रहे हैं, एंड देन बट एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि आई वॉज कंसिस्टेंट एट माई स्टडीज़. ठीक है, स्टडीज़ की बात करते हैं. वॉट ऑल आई रेड वॉज, देखो बहुत हार्डवर्क किया, बहुत हार्डवर्क किया फॉर माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, हर एनसीईआरटी को पढ़ा. ठीक है, साइंस के लिए बात करूँ, हर एक एनसीईआरटी को गो थ्रू किया, पाथ फाइंडर को गो थ्रू किया, एंड द क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस थे उनके सारे PYQs को कंटिन्यूसली मैंने गो थ्रू किया. टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगेन सारी एनसीईआरटीज के साथ GC Leong is one of the best books for geography, I can say that. And then for polity, देखो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है, अभी तक नहीं पढ़ी है. ठीक है, I have gone through the complete constitution. There was one playlist on the YouTube, मैम स्केच पेन और पेपर से पढ़ाती थी वहाँ पे, लिटरली एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो आजकल के बच्चे ऐसे बहुत थोड़े चूजी हो गए ना कि इनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इनका ये अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है. बट मैंने इन सारी चीज़ों को साइड में रखा, मैंने बस देखा मैम पढ़ाती अच्छा है, फिर चाहे कैसे भी पढ़ाएं, मैम की वीडियो क्वालिटी ख़राब है, मैम स्केच पेन और पेन से लिखे जा रही हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है. इन सारी चीज़ों को एक साइड रख के आई हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन. एंड येस, रिविजन इज इम्पॉर्टेंट. मेरी पहली गलती ये थी कि आई वॉज रीडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स बैक टू बैक विदाउट रिविजन. तो जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने का सोचा, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व बिकॉज रिविजन इज इम्पॉर्टेंट. आप फर्स्ट रीडिंग एक बार मारोगे ना, तो आपका एक फंडामेंटल हल्का सा क्लियर होगा. जो बिल्कुल ब्लर, बिल्कुल फॉगी हो गया है ना, वो थोड़ा सा क्लियर होगा, राइट. लाइक पहले अगर आपका 140p पे वो पूरा सिलेबस चल रहा था ना, वो कहीं ना कहीं 480p तक जाएगा. बट फॉर हैविंग द HD विजन ना, 1080p पे रिविजन इज रिक्वायर्ड, सेकेंड रीडिंग इज रिक्वायर्ड, MCQ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, तभी आपका जो सिलेबस का 1080p वाला क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा. मैंने वो फर्स्ट मिस्टेक कर दी, देन वापस मैंने पूरा उठाया. सेकेंड रीडिंग, आफ्टर दैट रिविजन, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एंड रिविजन. दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. सारे नोट्स मैंने बना के रखे बहुत अच्छे तरीके से. वॉट इज़ द की फॉर नोट मेकिंग? आई वॉन्ट टू रिवील दिस हियर. आप अच्छे नोट्स कैसे बना सकते हो? जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को कंप्लीटली मैप से पढ़ो, जो भी चीज़ें हो उसको ड्राइंग्स बना के पढ़ो. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो पॉइंट कहीं भी और किसी भी सब्जेक्ट में और आपको नजर आए ना, स्टार्ट रिकॉलिंग. ये पहले कब पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टोटल कॉन्सेप्ट क्या था उसका, बार बार बैक जाते जाओ. तो ऐसे आप रिविजन करोगे ना, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो. माइंड यू, दिस वर्क्स ब्यूटिफुली. ठीक है, अगर आपका कोई प्रेसिडेंट टॉपिक है, आपने पूरा प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, फिर आप आगे कहीं जाते हो. ठीक है, कोई जज वाली बात आ गई कि जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट. ओके, प्रेसिडेंट में कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, दीज वर द थिंग्स विच वी हैव टू गो थ्रू. सेम साइंस में भी यही करोगे, एप्लीकेशन बेस्ड आप पढ़ाई करोगे. ठीक है, एंड देन हिस्ट्री का आई वॉज लिटिल बिट लो फॉर द हिस्ट्री. तो मैंने पूरा अपना बेस क्लियर किया फ्रॉम द पाथ फाइंडर. NCERT शुरू की लेकिन ख़त्म नहीं हो पाई, तो मैंने पाथ फाइंडर से पूरा हिस्ट्री गो थ्रू किया. एंड देन आई वॉज एबल टू सॉल्व 30 to 40 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री. तो मैंने कहा चलो ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना. आई वॉज वेरी क्लियर, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 आउट ऑफ 120 सॉल्व नहीं करने. टॉपर्स भी 50% to 60% स्कोर करते हैं. दैट इज मोर देन एनफ. दिस इज इट. जितना पढ़ना है उतना बहुत अच्छे से पढ़ना है. एंड द सेकेंड थिंग, देखो अब हम फेज 2 पे आ रहे हैं. आई वॉज ऑल प्रिपेयर्ड फॉर AFCAT क्लियर कर चुकी थी मैं. अब बात आती है CDS की. देखो CDS में क्या हुआ था ना, जो मेरा मैंने एक फॉर्म भरा था, आई वॉज नॉट एबल टू अपियर दैट एग्जाम बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम मेरे क्लैश हो चुके थे ना. बट वन ऑफ माई क्लासमेट्स, उसने वो अपियर किया था, एंड द थिंग वॉज शी वॉज नॉट एबल टू क्लियर दैट एग्जाम. और जो वो मेरी क्लासमेट थी ना, शी वॉज वेरी गुड एट स्टडीज. उसको हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, राइट फ्रॉम द स्कूल डेज टू दी कॉलेज. उसको शी वॉज टॉपर, बट शी वॉज नॉट एबल टू क्लियर द CDS एग्जाम. तो मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा डिप आया था कि यार अगर ये लड़की नहीं कर पा रही है तो मैं कैसे करूँगी.
how will I able to do that? This was confidence dip number 1. दूसरा कॉन्फिडेंस डिप का आपको भी बहुत ज्यादा ऐसा हुआ होगा कि यार इतने अच्छे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहाँ से कर पाएंगे, राइट? बट डोंट फील सो. सेकेंड कॉन्फिडेंस डिप वॉज जब मैं बहुत पहले सबसे पहली बार एग्जाम देने गई थी CDS का. Everyone was discussing, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, and then I was like, ये तो नहीं पढ़ा, ये तो मैं भूल गई, shit, ये तो skip कर दिया मैंने. अभी देख लेती हूँ ये सब लोग कितने स्मार्ट लग रहे हैं यहाँ पे इन लोगों को कितनी सारी चीजें आती है जो मुझे नहीं आती है ना. There were so many things. This was confidence dip number 2. डिप नंबर 3 बता रही हूँ मैं आपको. डिप नंबर 3 क्या था? इंग्लिश का पेपर वॉज ओवर. नाउ वी वर हेडिंग टुवर्ड्स GK का पेपर. 1 घंटे का गैप था उसमें. एंड देन देयर वर माय फ्रेंड्स जो CDS एग्जाम में मिले थे मुझे. They were like, I attempted 100 questions, 110 questions, 120 questions, and here am I who have attempted 80 questions only in my first attempt in English paper. I was like, यार मेरा पहला ही पेपर खराब चल गया. पेपर इतना इजी था, सबने 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 115 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और मैंने 80 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं. And then the GK paper में I could solve only 40 questions in my first attempt. और वहाँ पे लोग थे जिन्होंने 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट किए हैं, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं. They were very confident. And I dipped like anything कि shit मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाऊंगी. I really felt very very bad, है ना. लेकिन जब मैंने आंसर की से हम सब लोगों ने मिलके किया तो पता चला they attempted so many questions that they were not sure about. Only for the sake of solving maximum questions they attempted so many questions ना. उनकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गई. एंड ask me, I was the only one who cleared the exam. जिसके इतनी बार कॉन्फिडेंस डिप हुए थे ना, एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान, एग्जाम के बाद, इतनी बार कॉन्फिडेंस डिप होने के बाद I was able to clear the exam while they were not. क्या दिक्कत थी? एग्जाम से पहले कुछ चीजें नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, पैनिक मत करो, जरूरी नहीं है वही चीज आ जाए. अगर आ भी गई तो क्या हो गया? देयर आर 120 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 50% पेपर अटेम्प्ट करना है. गॉट माई पॉइंट? ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट द की. सही क्वेश्चन सॉल्व करना इज द की. नेगेटिव मार्किंग है भाई, ऐसा तो नहीं है कि तुक्का लगा देंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही हो गया हो गया. देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एंड दैट इज वेरी वेरी बिग ट्रैप. ठीक है. एंड देन कॉन्फिडेंस वॉज लाइक एनीथिंग. नाउ आई हैड माई नोट्स, आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी रिविजन, सो मेनी रीडिंग. तो अब बात आती थी स्मार्ट वर्क पे. अब तो अच्छा एक्सपीरियंस था, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट भी हो चुका था, तो अब स्मार्ट वर्क करना शुरू हो गया था. तो अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे नोट्स बने हुए थे. मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स से अपने नोट्स मेंटेन कर रखे थे. अब मुझे बस नोट्स को रिवाइज करना है और जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा रिवाइज करना है. दैट वाज इट. और फिर बैक टू बैक हमारे सारे एग्जाम्स क्लियर होने लग गए. तो की हियरस, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना, फर्क नहीं पड़ता आप अभी फ्रेशर हो या रिपीटर हो. स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट रॉ. आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स कि स्टार्ट फ्रेश, स्टार्ट रॉ. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो. रिपीटर्स के साथ दिक्कत ये होती है ना, जिनका क्लियर नहीं हो पाता एग्जाम, कि उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ रखी होती हैं और जब वो वापस से पढ़ते हैं दे आर लाइक ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, तो वो चीज़ों को ओवरलुक करना शुरू हो जाते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. अगर आप पढ़ाई वापस से शुरू कर रहे हो तो शुरुआत से ही पढ़ाई करो, राइट? बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल रॉ आप स्टार्ट करो एंड एकदम लाइक अ किड, लाइक अ वेरी फ्रेश माइंड. वैसे ही शुरुआत करो, अच्छे से नोट्स मेंटेन करो. भूल जाओ अपनी मास्टरी की ये तो आता है, ये तो आता है. नो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए और आपको सीक्वेंशली जेड तक जाना है. फर्स्ट टाइम मेहनत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, बाद में आपको रीपे करेगा. अगर आपको दोबारा एग्जाम देनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, बिकॉज ऑफ SSB का कोई भी रिजेक्शन या तो मेरिट का कोई भी रिजेक्शन, आपको अगर दोबारा एग्जाम देनी पड़ रही है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी.
बट फर्स्ट टाइम देर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क. ठीक है, सो दीज आर माई ऑनेस्ट टॉक्स. आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट कि मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं. देयर वर सो मेनी सेटबैक्स फ्रॉम माई फैमिली एज वेल कि वॉट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, तुमने ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, यू आर नॉट डूइंग जॉब एनीवेयर, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग. माई टीचर्स वर लाइक शिवानी इतना ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है. माई कलीग्स वर वेरी सरप्राइज्ड कि तेरे मार्क्स कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं. एंड हियर एम आई जो टोटली रिलाई कर रहे हैं पेरेंट्स पे एंड एग्जाम्स देनी पड़ रही है कंटिन्यूसली ना. तो देर इज टाइम जब आपका स्कोर आपके पेपर में भी अच्छा नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो उसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, हर जगह से आपको ताने सुनने को मिल रहे हैं. मतलब ऑल टुगेदर देर इज अ फेज जब आप सिर्फ और सिर्फ फेलियर को एनकाउंटर करते हो. राइट, इट हैपन्स विथ एवरी एस्पायरेंट्स. माइंड यू, आप ये सारे फेलियर्स को फेस करोगे, बट दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. दैट इज एक्चुअल कोर ऑफ प्रिपरेशन. यू नो, बाद में आप इस चीज को एडोर करोगे. माइंड यू, आप अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को ये सारी स्टोरीज बहुत प्राउड से सुनाओगे. देखो, स्ट्रगल नहीं होगा ना तो सक्सेस का भी मजा नहीं आएगा. सक्सेस का स्वाद तभी ज्यादा आएगा जब स्ट्रगल की होगी. ठीक है, जब आप भूखे होते हो ना तब आपको खाना और टेस्टी लगता है. जब भूख लगी ही नहीं होगी ना तो खाने की वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, सो या आई होप आपको एक अलग मोटिवेशन मिला होगा, एक अलग कनेक्ट मिला होगा, एक ऑल टुगेदर एक नई एनर्जी मिली होगी कि येस, दिस इज नॉट ओनली माई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ जर्नी. यू आर ऑन वेरी राइट ट्रैक. जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट एंड डू दोज थिंग्स ओनली. मैं हमेशा एक चीज को लेके चलती थी कि आज मुझे पूरे दिन में वही एक्टिविटीज करनी है जो मुझे यूनिफॉर्म तक लेके जा रही हैं. ऐसी कोई एक्टिविटी ही नहीं करनी जो यूनिफॉर्म तक मुझे लेकर नहीं जा रही है. बस दिस इज द थिंग. डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड द डिसिप्लिन is important. When you are not motivated, you should be disciplined, right? जब मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा ये कहती हूँ ना, they feel differently कि when motivation doesn't work, try discipline. It actually works. और डिसिप्लिन मतलब तो आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है, चाहे मन हो या ना हो. You have to do what is required. You know you want that uniform. उसके लिए जो करना पड़ रहा है, रात को जग के पढ़ना है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, जॉब करनी है, ग्रेजुएशन में पास होना है. Every damn thing you need to do if you want that uniform. ठीक है, हर एक एक्टिविटी से पहले डिसाइड कर लो, is this way, is this path leading me towards uniform or not, and that is it. You will get your answer कि आपको वो चीज करनी है या नहीं करनी है. ठीक है, I hope this would have helped you. आपके कोई कमेंट्स हो, कोई ओपिनियन हो, कोई रिव्यू हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. ठीक है, I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and जय हिंद.